हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग का नियम यानी कंज्यूमर बिहेवियर एंड लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और आज उसके नेक्स्ट जो पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि उनको भी अगर इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास हो सके। और मेरा बिल्कुल आप लोग से वादा है कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का सिलेबस बिल्कुल कोर्स जो है बिल्कुल 100% कंप्लीट कराऊंगा और लास्ट में मैं VVI क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चन हर एक चीज़ आप लोगों को दूंगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए आज का जो कुछ पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो पॉइंट है वो सबसे पहले है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की मांग पर प्रभाव। यानी संबंधित वस्तुएं क्या होती है आप जानते हैं। मैं आप लोगों को दो वस्तु बताया था, एक बताया था प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरा बताया था पूरक वस्तु। अब ये मत करना आप लोग कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है यानी अल्टरनेटिव गुड्स क्या होता है और पूरक वस्तु यानी जो है पूरक वस्तु क्या होता है। तो देखिए संबंधित वस्तुएं दो ही प्रकार की होती है, एक वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं और दूसरा पूरक वस्तु। यह दोनों जो वस्तु है यह संबंधित वस्तु है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, इसे संबंधित वस्तु भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर संबंधित वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन हो जाए यानी प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु दोनों के अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो इसके परिवर्तन के कारण अन्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव होगा, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु के जगह पर दूसरा वस्तु प्रयोग कर ले। जैसे लक्स के जगह पर आप जो है डव साबुन प्रयोग कर लीजिए या आप स्प्राइट की जगह पर कोको कोला प्रयोग कर लीजिए। यह प्रतिस्थापन वस्तु है यानी एक का प्रयोग न करके दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन वस्तु हो गया, ठीक है। दूसरा बताए थे पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वह होता है कि जब दो वस्तु की मांग हमेशा एक साथ होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कार लेंगे, कार खरीदेंगे तो इसके साथ साथ आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा ना। तो यह कार और पेट्रोल पूरक वस्तु हो गया यानी एक वस्तु खरीदेंगे तो दूसरा वस्तु भी आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं पूरक वस्तु और दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं संबंधित वस्तु, ठीक है ना। तो वही देखना है कि ये जो दोनों संबंधित वस्तु हैं तो इनके कीमत में परिवर्तन। अब कीमत में परिवर्तन दो तरीके से होगा, एक होगा कीमत में कमी और दूसरा हो जाएगा कीमत में बढ़ोतरी यानी प्राइस का इंक्रीज हो जाना और प्राइस का डिक्रीज हो जाना। यही तो कीमत में परिवर्तन होगा यानी कभी दाम घट जाए कभी दाम बढ़ जाए, तो दोनों तरीके से परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो वही देखने वाले हम लोग कि संबंधित वस्तुओं के कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मांग पर, डिमांड पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इसके जो है दो अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का उसकी मांग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन वस्तु यानी प्रतिस्थापन वस्तु की बात करते हैं, ठीक ना। तो और उसमें भी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होता है, वृद्धि यानी जो प्रतिस्थापन वस्तु है तो अगर मान लेते हैं कि उसकी अगर कीमत में वृद्धि हो जाए, ठीक ना, तब क्या होगा। तो प्रतिस्थापन वस्तु के कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी देखिए, यानी जब आप क्या करते हैं प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होता है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे देखिए एक है कोको कोला, दूसरा है स्प्राइट। तो मान लीजिए स्प्राइट के दाम अचानक बढ़ गया, अचानक स्प्राइट के दाम बढ़ गया और कोको कोला का दाम नहीं बढ़ा, जितना पहले था उतना ही अब भी है। तो जैसे स्प्राइट का दाम बढ़ा तो जो लोग स्प्राइट को पीते थे वो लोग सोचेंगे भाई स्प्राइट हो गया महंगा, अब हम लोग स्प्राइट नहीं पियेंगे, अब हम लोग चलते हैं
कोको कोला की तरफ। अब हम लोग पियेंगे कोको कोला, यानी कोको कोला का तो कीमत उतना ही था, लेकिन अब स्प्राइट पीने वाले लोग भी चले आए कोको कोला पीने, तो इस तरह से कोको कोला का मांग बढ़ गया। यानी कहने का मतलब कि कोको कोला का जो है प्रतिस्थापन वस्तु स्प्राइट था और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, मांग में भी वृद्धि हो जाती है। समझ में आ रहा है? वही कर रहा है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत पर वृद्धि होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे समझिए, जैसे यदि डव साबुन का कीमत बढ़ जाती है, यानी डव साबुन का अगर कीमत बढ़ जाती है तो डव का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता कंज्यूमर लक्स साबुन का प्रयोग करने लगेंगे। ठीक ना, इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पे कीमत दिखाया गया, ये जो है यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे मांग दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखना है, और ये देख रहे हैं ये डी और डी1, ये देख रहे हैं ये जो डी है ये लक्स साबुन है और ये भी डी भी लक्स साबुन है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी क्या था, उदाहरण में था कि जब मान लीजिए लक्स साबुन जो है डव साबुन कहाँ पे, एक मिनट दिया था कि अगर जो है डव साबुन की कीमत बढ़ जाती है, तो जब डव साबुन की कीमत बढ़ जाएगा तो पहले लक्स का तो दाम उतना ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। ठीक ना, तो डव साबुन का कीमत बढ़ा, डव साबुन का, तो डव साबुन का प्रतिस्थापन वस्तु लक्स साबुन हो गया। तो जैसे डव साबुन का कीमत बढ़ा तो डव वाले जितने भी कंज्यूमर थे चले आएंगे लक्स पे, तो लक्स का प्राइस सेम, लक्स का प्राइम क्या था, सेम था, इसका प्राइस कीमत बराबर था, बदला नहीं था। लेकिन जैसे ही डव वाले जो है कंज्यूमर यानी ग्राहक जब लक्स पे आए तो इसका मांग अचानक जो है ए से बी फिसल गया, यानी बी तक चला गया। देख रहे हैं, मांग यहाँ पे था, ए पे था, लेकिन अचानक मांग जो है बी पे चला गया, यानी इतना इसका डिमांड बढ़ गया। तो वही कहने का मतलब है कि जब किसी भी प्रतिस्थापन वस्तु की जो है कीमत बढ़ता है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप ले लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु में, अभी हमने आप लोगों को स्प्राइट और कोको कोला बताया, तो कोको कोला का दाम स्प्राइट का दाम अगर बढ़ेगा तो स्प्राइट पीने वाले चले आएंगे कोको कोला पे, कोको कोला का दाम अगर बराबर है, नहीं बढ़ रहा है, तो कोको कोला का मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक स्थिति हो गया। और दूसरा स्थिति है कि जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कीमत कम हो जाए, यानी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी हो जाए, कमी का मांग पर प्रभाव। ठीक ना, तो देखिए जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कीमत की कमी होने पर वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे पेप्सी का प्रतिस्थापन वस्तु कोको कोला है, यदि कोको कोला की कीमत में कमी होती है तो पेप्सी के उपयोग करने वाले उपभोक्ता कोको कोला का उपयोग करने लगेंगे। कहने का मतलब है कि जो पेप्सी की जो प्रतिस्थापन वस्तु कोको कोला है, और यदि कोको कोला की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए पेप्सी है, ठीक ना, तो पेप्सी के और कोको कोला, ठीक ना, तो कोको कोला, तो दो चीज़ें, तो जैसे मान लीजिए कोको कोला का जो दाम था वो गिर गया, ठीक ना, तो जो पेप्सी वाले जो पेप्सी पी रहे थे तो वो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो पेप्सी का दाम ही नहीं घटा, पहले 80 रुपया था अभी 80 रुपया है, लेकिन कोको कोला 60 रुपये कर दिया, तो इससे बढ़िया पेप्सी पीने से बढ़िया कि हम लोग कोको कोला पिए, तो लोग पेप्सी पीना छोड़ देंगे और चले जाएंगे कोको कोला की तरफ। तो वही कहा जा रहा है कि जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी घट जाती है। ठीक ना, जैसे हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक था पेप्सी, एक था कोको कोला, तो कोको कोला का क्या हुआ, कोको कोला का दाम जो था वह घटा, दाम घटा, ठीक ना, कम हो गया। तो जैसे दाम घटा तो पेप्सी के लोग जो बी पॉइंट मतलब कि ए पॉइंट पे जो प्रयोग करते थे, यानी इतना प्राइस पर यानी ए पर जो है इतना क्वांटिटी खरीद के, इतनी मात्रा खरीद के वो लोग पीते थे इतने प्राइस पर, तो इसके कीमत में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पेप्सी के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कोको कोला सस्ता होने के कारण पेप्सी के जो ग्राहक थे ये सब भाग गए कोको कोला की तरफ, और कोको कोला की तरफ चले गए तो यह पहले जो यहाँ पे जो इतना मात्रा जो बेचा जा रहा था, डिमांड था, वह मात्रा घट के बी पर चला आया,
वह कहाँ चला गया, वह डिमांड यानी कि मांग कम हो गया, केवल ओ की हो गया। पहले इतना मांग था, अब केवल ओ की हो गया। तो कहने का मतलब है कि मांग घट के जो है डी से ये D1 पे आ गया है, ठीक ना, D1 पे मांग आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में मांग कीमत घटता है तो उसकी मांग भी घट जाती है। चलिए, ये तो हो गया प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में। अब पूरक स्थिति के अब पूरक वस्तु की स्थिति में भी देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, पूरक वस्तु की स्थिति में, यानी पूरक वस्तु की स्थिति में अगर जो है कीमत में वृद्धि हो तो मांग पर प्रभाव क्या होगा। यानी जो है पूरक वस्तु की स्थिति में देख लेते हैं कि अगर कीमत में अगर वृद्धि हुआ तो मांग पर क्या प्रभाव होगा। अब पूरक वस्तु आप लोग जानते हैं, यानी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग क्या होती है, कम हो जाती है। पूरक वस्तु जैसे कार और क्या हो गया, जैसे कार एवं पेट्रोल, यानी कार और पेट्रोल दोनों पूरक वस्तु है। तो अगर मान लीजिए जो है पेट्रोल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम अगर घट जाए तो तुरंत कार की बिक्री बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूरक वस्तु की स्थिति में क्या होगा, अगर वस्तु मतलब कि पूरक वस्तु का दाम घटेगा तो पूरक वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, ठीक ना। यानी अगर पेट्रोल का दाम घटा तो कार की दाम बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, ठीक ना। जिससे आप लोग डायग्राम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कीमत है और एक कार है, ठीक ना। तो पेट्रोल का दाम मान लीजिए घट गया तो कार पहले जो है यहाँ पे अच्छा कीमत बढ़ने की बात कही, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ माफ़ी चाहूँगा, कीमत वृद्धि की बात किया गया ना। तो देखिए, प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में अगर कीमत वृद्धि होता है, यानी कीमत अगर बढ़ता है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, ठीक ना। जैसे पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो कोई भी व्यक्ति बाइक खरीदना नहीं चाहेगा, सोचेगा नहीं भाई हटाओ, 100 रुपया पेट्रोल हो गया तो बाइक नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। या कार भी नहीं खरीदना चाहेगा। तो वहीं देखिए, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार का दाम, जो कार का जो मांग था, जो डिमांड था, कम हो गया। पहले कार इस रेखा पर बिकता था, इतना बिक जाता था कार, देखिए इतना, लेकिन दाम जैसे पेट्रोल का बढ़ा कार घट के आ गया B पर, ठीक ना। अब इतना ही बिक रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगला जो पॉइंट है यह है कि पूरक वस्तु की कीमत में कमी का मांग पर प्रभाव। यानी पूरक वस्तु के अगर कीमत में कमी होता है तो मांग पर क्या प्रभाव होगा। यानी पूरक वस्तु की कीमत पर कम होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का दाम घटेगा तो कार का मांग बढ़ जाएगा, कार लोग अधिक खरीदने लगेंगे, ठीक ना। जैसे पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कार की मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला जो है इसको जो है हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो पहले इस पॉइंट पे जो है कार खरीदाती थी, अब जो है जैसे पेट्रोल का दाम घटा कार B पे खरीदाने लगा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन का समान वस्तु और गिफन वस्तु की मांग पर प्रभाव। आप लोग गिफन वस्तु जानते हैं, तो अब हम लोग देखना है कि उपभोक्ता जो है, यानी उपभोक्ता के आय में अगर परिवर्तन होता है, उसकी अगर जो है इनकम में अगर चेंजेस आते हैं तो गिफन वस्तु और समान वस्तु के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक है गिफन वस्तु समान वस्तु और दूसरा है गिफन वस्तु। समान वस्तु आप जानते हैं नॉर्मल गुड्स जो आपको बिल्कुल ज़रूरी है, और दूसरा है गिफन वस्तु यानी घटिया वस्तु, ठीक ना। तो दोनों को मामले में हम लोग देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता की आय बढ़ने से समान वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। यानी आपके पास अगर पैसा ज़्यादा आने लगेगा तो आप क्या करोगे, समान वस्तु की मांग ज़्यादा करने लगोगे, ठीक ना। जबकि उपभोक्ता की आय घटने से समान वस्तु की मांग कमी होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास आय कम हो जाएगा तब क्या करोगे, समान वस्तु कम खरीदोगे, ठीक ना। कम चावल लाओगे, कम दाल लाओगे, कम सब्जी खरीदोगे। लेकिन वही अगर आपके पास खूब पैसा आ रहा है तो सोचोगे चलो आज हम टमाटर ले लेते हैं, जो परवल की सब्ज़ी लेते हैं, भिंडी की सब्ज़ी ले लेते हैं, अच्छा सब्ज़ी भी ले लेते हैं, और बढ़िया चावल बासमती और पता नहीं कौन कौन से जो है राइस आते हैं वो सब खरीद कर खाने लगोगे। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो कम कर दोगे, ठीक ना। ये होता है नॉर्मल गुड्स में, समान वस्तु की स्थिति में। अर्थात क्या होता है, लेकिन जब है वहीं जो है कहते हैं कि वहीं एक चीज़ और नीचे चला गया है कट कर, ठीक ना। समान वस्तु की स्थिति में बाजार प्रधान होता है, लेकिन जबकि देखो
जबकि गिवन वस्तु की स्थिति में क्या होता है, गिवन वस्तु यानी घटिया वस्तु। जैसे आपका आय जो कम था तो आप घटिया वस्तु खरीद कर काम चला लेते थे, ठीक ना। जैसे आय कम था, आप कम कमाते थे तो एकदम कम दाम वाला चावल खरीद के खाते होगे। लेकिन वही आपका जब आय बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, वो घटिया चीज़ खरीदोगे, कम दाम वाला चावल खरीदोगे नहीं, कहोगे अब हम खाएंगे बढ़िया चावल, ठीक ना। यानी गिवन वस्तु क्या हो गई, गिवन वस्तु की मांग घट गई। तो कहने का मतलब है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जब उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो समान वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसकी मांग बढ़िया हो जाता है, ठीक ना। लेकिन घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है, जैसे बाजरा का कोई नहीं खाएगा, मक्का कोई नहीं खाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर उसकी आय कम हो जाती है तो समान वस्तु की मांग घट जाती है और घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी गिवन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसको एक डायग्राम से समझाया गया है। यानी आय में परिवर्तन, आय में वृद्धि में समान वस्तु की मांग पर प्रभाव। तो देखिए जब आय जो कीमत उतना ही रहेगा, लेकिन वो उपभोक्ता की जब पहले क्या था, पहले उसका यहाँ पे था यानी इतना वस्तु खरीदता था, लेकिन उसके पास पैसा जब बढ़ा तो इतना पे चला गया, ठीक ना। फिर आपका उपभोक्ता की आय में कमी, ये तो था उपभोक्ता की आय में वृद्धि, लेकिन वही जो है उपभोक्ता की आय में कमी समान वस्तु की कीमत पर प्रभाव। तो आप देखिए पहले यहाँ पे ये सामान खरीदता था इतना जो है अधिक, लेकिन इसका आय जब कम हुआ तो बी पॉइंट पे चला गया, यानी कम आ गया, ठीक है ना। तो ये बात भी समझना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, ठीक ना। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच, दोनों एक ही बात है। मांग की लोच को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक ना। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोच समझते हैं, लोच, ठीक ना। हिंदी में जो लोच शब्द लिखा है इलास्टिसिटी, यह क्या होता है। आप जानते हैं अगर कोई भी किसी भी वस्तु के कीमत में अगर बदलाव होता है तो उसके मांग में भी बदलाव होता है, ठीक ना। अब जानते हैं अगर अचानक अगर पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपये चल रहा है, अचानक अगर 150 चला जाए तो उसके मांग में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। और अचानक अगर 100 रुपये है, अचानक 50 रुपये हो जाए तभी भी उसकी मांग में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो यही जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है, उसी दर को, उसी रेट को चेंज ऑफ रेट, क्या, तो चेंज ऑफ रेट को हम लोग कहते हैं लोच, ठीक ना। यानी क्या बोलते हैं, यानी किस दर से परिवर्तन हो रहा है उसी दर को हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। लोच समझे, लोच का मतलब जो है चेंज ऑफ रेट, ठीक ना। इसको देख लेते हैं मांग की लोच। देखिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यानी किसी भी वस्तु के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जिस गति या दर से परिवर्तन होता है, यानी अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जो चेंजेज आते हैं उसके परिणाम स्वरूप उसके डिमांड में जो भी परिवर्तन होगा, जिस गति से परिवर्तन होगा, जिस दर से परिवर्तन होगा, उसी गति या दर को, उसी गति या दर को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक ना। जैसे इसका फार्मूला है ईडी इक्वल टू वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वस्तु की लोच यानी मांग की लोच, जो है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। यानी अभी जो मांग के लोच में जो प्रभावित होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ता है या कीमत घटता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, उसकी कीमत यानी उसकी जो है लोच को प्रभावित करते हैं। पहला आता है बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, ठीक ना। यानी प्रतिस्थापन वस्तु आप जानते हैं, तो बाजार में जो प्रतिस्थापन वस्तु हैं उसके उपलब्ध होने के कारण भी कीमत यानी जो लोच है उसमें प्रभाव आता है। जैसे बाजार में किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है तो उस वस्तु की मांग लोचदार होती है, परंतु जिस वस्तु की बाजार में कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती उस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब है कि अगर बाजार में किसी वस्तु का प्रतिस्थापन वस्तु है यानी उसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, जैसे मान लीजिए पेप्सी और स्प्राइट,
तो पेप्सी का प्रतिस्थापन वस्तु स्प्राइट है, ठीक ना। तो जब बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु रहेगा तो बिल्कुल वस्तु की मांग में लोच होगा, ठीक ना। उसकी मांग कैसे होगा, लोचदार होगा। जैसे पेप्सी का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा, तो स्प्राइट लोग अधिक प्रयोग करने लगेंगे तो इसकी मांग लोचदार हो गई कि नहीं हो गई ना। यानी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग लोचदार होती है, लेकिन अगर प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में नहीं है तो उसकी मांग लोचदार मतलब बेलोचदार हो गई, ठीक है ना। उसकी मांग बेलोचदार हो गई। कहने का मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई मेडिसिन है, मेडिसिन आप जानते हैं, तो मेडिसिन जो है उसके बदले में दूसरा कोई मेडिसिन प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। उसके स्थान पर दूसरा कोई मेडिसिन आ ही नहीं सकता, तो उस मेडिसिन का चाहे दाम गिरे चाहे कम हो, कोनो प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसको खरीदने वाले खरीदेंगे ही, उसके मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। वही कहते हैं कि जिसका प्रतिस्थापन वस्तु है उसका जो है मांग लोचदार होगा, लेकिन जिसका प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है उसका मांग बेलोचदार होगा, यानी उसकी मांग में चेंज होगा ही नहीं, उसमें नहीं होगा मांग में चेंज। अगला है वस्तु की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी गुड्स में भी देखिए मांग की लोच जो है वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, वस्तु कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे विलासता, विलासता का मतलब होता है कि मौज मस्ती वाली भोग की वस्तुएं, तो जो विलासता वस्तु और पाउडर लिपस्टिक होता है इसकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे मान लीजिए पंखा हो गया, एसी हो गया, तो जैसे एसी पंखा का दाम खूब हाई हो जाएगा तो आप नहीं खरीदिएगा। लिपस्टिक कहिएगा कि ऐसा है कि घर में जो औरतें कहिएगा कि आप लोग अब लिपस्टिक कम लगाइए, क्योंकि इसका मांग बहुत हाई हो, इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक ना। फिर है कि जबकि अनिवार्य वस्तु जैसे नमक, चावल, रोटी मांग लोचदार होती है, लेकिन वही कहा जा रहा है कि लेकिन ये जो है नमक, चावल, रोटी इसकी मांग बेलोचदार लिखिए, नहीं कम लोचदार लिखिए, ठीक है, कम लोचदार। कहने का मतलब है कि जितने भी नमक, चावल, रोटी हो गया, चाहे इसका कीमत बढ़े चाहे घटे, बबुआ आपको जो है नमक खरीदना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा, तो इसको तो आपको खरीदना पड़ेगा, यानी इसकी मांग थोड़ा बहुत कम होगा। वही बात है, पहले आप 6 रोटी खाते थे तो थोड़ा सा अगर दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रयास करिए कि हम 4 रोटी पे निपटा दें, ठीक ना। यानी इसकी मांग थोड़ा सा कम चेंज होगी, इसकी मांग थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। चलिए अगला जो है तीसरा है कि वस्तु की कीमत, यानी प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस वस्तु की कीमत बहुत अधिक होती है उस वस्तु की मांग भी अधिक लोचदार होती है। यानी जिस वस्तु का जो है कीमत बहुत हाई होता है ना, उसका डिमांड में भी चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके डिमांड में भी चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं। तथा जिस वस्तु की कीमत बहुत कम होती है उसकी मांग अपेक्षाकृत कम लोचदार होती है, ठीक ना। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, तो हेलीकॉप्टर को तो सब कोई खरीद नहीं सकता है, ठीक ना, या BMW को तो सब कोई खरीद नहीं सकता है। तो भैया BMW के कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे उसके मांग में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन जिसकी कीमत कम है, जैसे मान लीजिए आप जो है डेली सब्जी खरीदते हैं, तो डेली सब्जी खरीदते हैं तो इसकी कीमत जो है बहुत कम है, तो क्या होगा, इसकी कीमत जो है बहुत कम है तो भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक ना। ये भी जो है इसमें भी कम ही लोचदार होगा, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर 40 रुपया है तभी खरीदिएगा और 30 रुपया तभी खरीदेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लीजिएगा, ठीक ना। तो वही बात है। दूसरा है समय का प्रभाव। समय के प्रभाव भी वस्तु की मांग की लोच को निर्धारित करता है, यानी वस्तु की मांग की लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। वस्तु की मांग अल्पकाल में जो है कम होती है, कम दर होती है, यहाँ पे होगा कम दर होती है, जबकि दीर्घकाल में उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की जो मांग का जो लोच है उस पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी वस्तु की मांग अगर अल्पकाल में यानी कम समय में उसकी लोचदार होती है, यानी कम लोचदार होती है, ठीक है, लेकिन वहीं जब उसकी मांग जो लंबे समय से होती आ रही है तो उसकी मांग अधिक लोचदार हो जाती है, ठीक ना। ये बात भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतना आप लोग को समझ पाएंगे, बिल्कुल हमें बता दीजिएगा कि बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी को गुड नाइट।